शिखा जी, जैसे आपने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, यस आपका मूल स्थान कानपुर है और शिक्षा दीक्षा आपकी देहरादून से हुई है। सर, actually Dehradun Institute of Technology is in Greater Noida. So I have completed my graduation in BTech from Greater Noida. सर, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये ब्रांच है ग्रेटर नोएडा में, सर मैंने वहां से किया है बीटेक। जी, आपने नहीं लिखा हुआ है। नोएडा का फुल फॉर्म बता। सर जैसे आपने शिक्षा दीक्षा नोएडा से ली, बीटेक किया, तो नोएडा का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तो नहीं पता सर। चलिए कोई। जैसे कृषिका जी, कानपुर में एक मंदिर प्रसिद्ध है भीतरगांव, ये किस यस राजवंश से संबंधित है? सर, भीतरगांव टेम्पल सर ये शैविज्म से रिलेटेड है, बट सर किस राजवंश से सर ये सॉरी सर नहीं पता। जैसा कि आपका क्षेत्र, आपने बीटेक किया हुआ है, इसके बाद आपका रुझान मानविकी विषयों की ओर किस कारण हुआ? आपका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र है। यस सर। सर एक्चुअली आई हैव ब्रॉट अप इन एन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, तो सर फिलोसफी की तरफ मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से रुझान था, क्योंकि सर थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ मेरा इंक्लिनेशन है, तो सर दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर फिलोसफी। अच्छा, जैसे आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा, तो उसमें अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद दोनों में अंतर क्या है? सर अद्वैतवाद में दे प्रेफर स्ट्रिक्टली नॉन डुअलिज्म। राज्य। ओके कृषिका जी, यस जैसे अभी आपने देखा होगा श्रीलंका डिफॉल्टर घोषित हो कर दिया है खुद ने उसको, तो क्या कारण रहे हैं उसकी जो इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है? आपकी नजर में क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे हैं श्रीलंका के इकोनॉमी कोलैप्स होने में? सर इकोनॉमी कोलैप्स होने में बहुत सारे रीजंस है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कोट चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी। सर चाइना से जितना भी श्रीलंका ने डेट लिया है वो सर्कल लूप में बढ़ता ही जा रहा है। तो फर्स्ट इज दिस रीजन एंड द सेकंड इज contemporary economic issues like Ukraine crisis and corona, and the third one is their declining tourism sector, and the fourth point could be like they are not able to manage their financial deficit. ओके Yes. अच्छा, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है, उसको श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। वो किन कारणों से ऐसा बोल रहे हैं? So India is third largest economy right now, and might be possible reason could be because India has some amount of dependency over the export with Sri Lanka. So this might be the reason, and the present corona crisis and Ukraine crisis could enforce it. So, but still we are doing good in economic sector. So probability कम है कि हम उस पोजीशन पे पहुंचे। ओके आपको क्या लगता है कि किस किस सेक्टर पे इंडिया को अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए? So I think MSME sector, because majority of our informal sector is in MSME. So I think that need more focus. ओके FATF के बारे में आप क्या जानते हैं? सर it is an international organization जिसमें सर ये जो भी मनी ट्रैफिकिंग एंड इनसे रिलेटेड है तो उसको ये कंट्रोल करता है। सर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, नॉट एबल टू रिकॉल। इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कुछ आइडिया है? यस सर। सर रिसेंटली Pakistan has been placed in the grey list because of default in money laundering cases. Okay.
ओके। अच्छा, अभी रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, रूस इसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा रहा है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन को छोड़ नहीं रहा है? ऐसी क्या वजह है कि यूक्रेन उसको चाहिए? Sir, there are multiple reasons, and first of all is since Ukraine has been disintegrated, it has become USSR. So, sir, because of the Western domination in Ukraine area, Rus want to save its sovereignty and security. Major reason is this, and recent president of Ukraine was pro-NATO. So this was the main Okay. concern of security for Russia. Okay. अच्छा, रूस और यूक्रेन जो वार हो रहा है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये आगे के लिए क्या कितना घातक हो सकता है ये? सर मेन जो इसका है वो इट इज रिलेटेड टू ऑयल प्राइसेस, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर ऑयल, सो दिस माइट अफेक्ट द ऑयल इकोनॉमी of developing countries and the countries which are dependent on Russia. ओके। अभी इंडिया ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इसका इंडिया की जो प्राइस है, फ्यूल प्राइसेस है इंडिया में, कोई फ़र्क पड़ेगा इसका? Sir, could you please repeat the question? ओके। इंडिया रसिया से जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया में जो प्राइसेस हैं फ्यूल की, इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? सर इस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोग मेनली जो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, सो इट इज फॉर रिजर्व, सो वी आर इंक्रीजिंग आवर रिजर्व, सो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन। ओके। अभी अग्निपथ योजना आई है और उसके बारे में आप क्या जानती हैं? सर अग्निपथ स्कीम में वी आर रिक्रूटिंग यंग सोल्जर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 22, sir, in all the three forces, army, navy and air force, and sir for the duration of 4 years, and sir इसमें the soldiers which are recruited are called agniveers. ओके। तो अभी जो विवाद हुआ, काफी हिंसा भी हुई इसमें, क्या Yes. वजह से विवाद हुआ? Sir, it was mainly due to the miscommunication about the scheme among the youth related to not getting any employment opportunity after 4 years. Like the youth is of the view that they are not getting any employment after 4 years, and they'll be wasting their these 4 years. They'll not be Okay. employed anywhere else. Whereas government has introduced many reforms for this. Like government Okay. has allowed to provide many loan facilities to the Agniveers, and the government is also ready to, many companies are ready to recruit these Agniveers. So mainly it was due to miscommunication about the scheme. Okay. अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? I'm not able to recall. Sorry. ओके। अच्छा, आप तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, कुछ आइडिया है? Yes, sir. So fintech companies are the technological sectors which are working in financial industries. So like, so I'm not able to recall exact names, but Okay. this is about the technological sector in financial economy. ओके। गिग इकोनॉमी के बारे में कुछ आइडिया है आपको? Yes, sir. So it is about हाँ। recruiting. Yes, sir. So it is about जी, recruiting okay. independent contractors for a short duration of time. Sir, it is about flexible working hours and also flexible and variable pay. ओके।
तो ये इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इस हिसाब से तो एक तो कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है इंडिया में, तो क्या सक्सेसफुल हो सकती है? Yes, sir, because presently also India is fifth largest gig economy provider. And sir, many of our youth is skilled, but they are not able to enter into the formal sector. So sir, गिग इकोनॉमी के सर बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म में इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है। सर लाइक गिग इकोनॉमी में लोकेशन का इशू नहीं है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वर्क फ्रॉम होम, सो ज्योग्राफिकल जो कंस्ट्रेन है वो नहीं होगा। सो सर जितना भी रूरल एंड जितने भी सर फार रीच्ड एरियाज है वहाँ के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। दे कैन आल्सो अर्न फ्रॉम देयर ईज ऑफ लोकेशन एंड सर दे आर is also a benefit for gender equality, because many of the women are not able to go out of their place, so they can also join this sector. Okay. अच्छा, अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप देख भी रही होंगी कि जो वर्ल्ड पावर ऑर्डर जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, क्या अभी उतना ही सुपर पावर है? चाइना को वो कंप्लीट कर पा रहा है या फिर कुछ चेंजेस आए हैं? और भारत का रोल क्या है इस टाइम पे? Yes sir, कोल्ड वॉर एरा से अभी में काफी सर चेंज आया है। चेंज इन द टर्म ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी। सर अभी चाइना का जो है, चाइना इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक सेक्टर एंड सर चाइना की अदर एग्रेसिव पॉलिसीज भी है जिसकी वजह से चाइना की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहा है कंटिन्यूसली by not following the international laws also. So sir, many developing countries are also coming to the level of USA superpowers. And sir mainly अभी वर्ल्ड पावर का जो मेन चेंज देखने को आया है वो सर कोरोना क्राइसिस में देखने के लिए आया है। तो जिसमें बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी दे वर नॉट एबल टू मैनेज कोरोना क्राइसिस इन अ वेरी एप्ट मैनर, सर जितने अच्छे से इंडिया ने मैनेज किया। तो सर इंडिया का रोल हेल्थ सेक्टर में एज वेल एज जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो हो रही है, लाइक सर रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी इंडिया का रोल काफी डोमिनेंट था। मैनी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैव आस्क्ड इंडिया टू कंट्रीब्यूट इन दिस टू नेगोशिएट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। तो सर इंडिया अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इमर्जिंग प्लेयर के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, अभी कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो वर्ल्ड पावर जो है वो अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज से अब एशिया में शिफ्ट हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो एशिया वर्ल्ड पावर इस टाइम पे बन सकता है? यस सर, वी कैन से बिकॉज अभी बहुत सारा सर मिलिट्री अलायंसेस अभी इमर्ज हुआ है एशिया में। सर लाइक ऑकस को हम लोग देख सकते हैं, क्वाड हुआ है एंड ऑल दिस इज एंटी चाइना। So it is basically to suppress aggressive policies of China and its territorial expansion. So sir, definitely Asia is number one in trade policies. Trade wise अगर हम देखें तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं that are doing well, and now in defense sector also Asia is performing good. So even in climate change, in India and other Asian countries are doing better than West. Okay. अभी आपने एक लुलु मॉल का नाम सुना है? अभी काफी चर्चा में है अभी। यस सर। तो कहाँ पर है और क्या कारण है वो चर्चा में रहने के अभी फिलहाल में? Sir, it is in Lucknow. It was opened on 11th August in Lucknow. And sir, it is said to be the largest, world's largest mall. ओके, तो क्या विवाद क्यों चल रहा है? इस पे चर्चा में क्यों है अभी? Sir, I am not able to recall exact reason, but I have read in newspaper that it was due to because of prayer by some community in the mall. It was prohibited by the mall owner. ओके। अभी जैसे कि बहुत से विद्वानों का कहना है कि इंडिया में बहुत इंटॉलरेंस बढ़ रही है और इंडिया पहले जैसा जो एक शांत एक वो देश था वो नहीं है। क्या कारण लग रहा है कि जो इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर? Sir,
The intolerance बढ़ती जा रही है, मतलब एग्जैक्ट तो वी कैन नॉट से कि इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिलीजन्स. Sir, I think, sir, because major reason is because we are moving more towards the materialism, and because, sir, I cannot say the exact. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. फैजल जी, आप स्टार्ट करिए. प्रिंसिपल जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. चूंकि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई नोएडा से की है, इसलिए मेरे मन में जो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर आप आंकड़े देखिए तो जो सबसे पढ़े लिखे जिले यूपी के हैं, नोएडा है, बागपत है, गाजियाबाद है, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे खराब है. जो सबसे कम पढ़े लिखे जिले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर हो गए, आजमगढ़ हो गए, देवरिया हो गए, बलरामपुर हो गए, इनका लिंगानुपात बहुत ज्यादा है. तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या वजह है कि पढ़ा लिखा आदमी लिंगानुपात खराब कर रहा है, कम पढ़ा लिखा आदमी लिंगानुपात नहीं खराब कर रहा है? Sir, here, in my view, it is because of the population. Like, sir, sex ratio अगर हम देखें तो सर जो मतलब developed cities हैं, like Noida and developed cities of उत्तर प्रदेश, तो सर वहाँ पे सर population भी कम है, so sir in that ratio वहाँ का sex ratio कम होता है because of the son meta preference. सर यहाँ पे सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सो सर ज्यादा चिल्ड्रन में सर गर्ल्स का प्रेफरेंस कम रहता है, तो सर हमें विजिबल ऐसा होता है कि सेक्स रेशियो वहाँ का बेटर है इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन. So the areas which have good sex ratio, they also have higher population. आपको नहीं लगता है कि अपने शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने चाहिए? आप कौन से परिवर्तन करना चाहेंगी? Sir, education system में sir, I think India is focusing more on enrollment ratio. We should focus more on the quality of the education, irrespective of the providing reservation and all. Sir, I think that reservation should be on the basis of economic criteria, and sir, focus should be more on quality of the education. How much children are able to learn, how they are able to, at what age they are able to read and write. Not on this basis that how much children are enrolled in school. We are focusing more on enrollment ratio. ओके, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट पढ़ाई लागू हुई है, कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो अभी नोएडा में, गाजियाबाद में, बाकी कई जिलों में लागू होनी चाह रही है. तो ऐसा नहीं लगता है कि ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम को बिगाड़ देगी? क्या आप इसके पक्ष में हैं? आपको इसके कौन कौन से फायदे नुकसान नजर आते हैं? सर, हम लोगों के यहाँ पहले सर डुअल पुलिस सिस्टम चलता था सर, जिसमें क्या होता था कि मेनली जो पार्ट्स होती थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती थी, एंड इवन सेक्शन 144 लगाना भी इन डुअल सिस्टम वाज अवेलेबल टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. बट नाउ इन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम सर, इसमें क्या है कि सर मेनली जो पार्ट्स हैं, जितनी भी पुलिस रिलेटेड पार्ट्स है, इज इन द हैंड्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल. तो सर इसमें इट इज बेसिकली डिमार्केशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स सर, जिससे काम करने में आसानी होगी, बिकॉज पुलिसिंग इज अ बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो सर इसमें डिमार्केशन ऑफ पावर्स है, सर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो पाएंगी. सर उसमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती थी, तो सर इन सम केसेस देयर वाज अ ब्लेम गेम. बट अभी क्लियर डिमार्केशन की वजह से दैट ब्लेम गेम इज नॉट पॉसिबल. एंड सर इसमें ये भी हो सकता है कि जो सिटीजन्स हैं, they'll जनरेट मोर फेथ एंड ट्रस्ट इन पुलिसिंग सिस्टम, सो जो कि सर अभी तक लैक करता था. आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो चेक एंड बैलेंस था कि अगर डीएम बहुत डेमोक्रेटिक है और पुलिस कप्तान जो डेमोक्रेटिक नहीं है, दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस होता था, अभी एक आदमी के पास इतनी शक्ति दे देना, क्या आप इसको सही मानती हैं? सर डेमोक्रेटिक सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स है दैट आर मेनली इन सिविल डोमेन, एंड दैट्स गुड. एंड सर पुलिसिंग इसमें जो है वो सर लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में है, तो सर आई थिंक देयर वुड बी अ बैलेंस. इस बार चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो आप चूंकि महिला हैं, इस बार कितनी महिला विधायक चुनी गई? नॉट एबल टू रिकॉल. और प्रोटेम स्पीकर कौन रहे यूपी के?
Problem speaker, sir. Sorry, sir. आप बताइए, नारी शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, नारी शक्ति अभियान, हम्म, और महिला हेल्पलाइन है, महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, पुलिस को लगातार एक्टिवेट किया जा रहा है। उसके बाद भी महिलाओं के प्रति जो है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप एनसीबी के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार अपराध होते हैं वो सबसे ज्यादा है। अब इसके लिए कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए, इसके क्या कारण आप देखती हैं? सर इसके कारण तो सर जो हमारा मतलब जो कोर रीजन है सर, जितने भी महिलाओं के प्रति जो भी क्राइम होता है सर, मुझे लगता है उसके पीछे जो कोर रीजन है वो है सर प्रेजुडिस। सर हमारा जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है सर, उसमें कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, नो डाउट, बट सर कहीं ना कहीं अभी भी सटल फॉर्म में वो मेल डोमिनेशन चीज है, अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। वो हम सर बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, जैसे कि सर डाउरी सिस्टम हो गया, और सर अभी भी बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे गर्ल्स आर एनरोल्ड इन लेस नंबर इन हायर एजुकेशन। तो सर बहुत सारे रीजन है, लाइक मेल डोमिनेशन सोसाइटी, दिस इज वन रीजन दैट आई थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम अगेंस्ट women. एंड द सेकंड रीजन इज सर women's आर लेस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो सर किसी भी women का अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो सर वो शी इज केपेबल ऑफ फेसिंग दिस क्राइम अगेंस्ट हर। Even if she is educated and she is not financially independent, then sir, I don't think she'll be able to oppose that crime, even if she is educated. So sir, these are the reasons I think financially, and sir, solution is definitely to make women aware of their rights, that government is already doing, but that should be at the very lower level, basic level. And the other thing is women should be provided more opportunities in entrepreneurship and तो प्रिंसिका जी, आपने ज्ञानवापी विवाद का नाम सुना होगा। ज्ञानवापी जो मस्जिद और मंदिर का विवाद है वहां पे, वो किस मुगल राजा से संबंधित है? ज्ञान व्यापी मॉस्क इशू इज रिलेटेड टू यूपी में कहाँ पे है ज्ञानवापी और किस राजा से संबंधित है? सर ज्ञान व्यापी मॉस्क इज इन बनारस Okay. एंड सर हाँ सर इट इज रिलेटेड टू औरंगजेब सर, माइट बी आई एम रॉन्ग। तो प्रिंसिका जी, एक सवाल और ये कि आप देखते यूपी में अक्सर करके वो जुलूस को लेकर के विवाद होते आए दिन, और मंदिर मस्जिद पर वो माइक को लेकर विवाद होते हैं। तो आपके हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन क्या इस चीज का है, इस विवाद का? Sir, I think that any law, any order or policy should be secular in nature, irrespective of the community, caste, or religion. It should not be restricted to any caste, community, and religion. Otherwise, it will definitely create a chaos among the society. So, sir, I think all these matters should be in the domain of uh, policies only. It should not be beyond those matters. आजकल इसी रेफरेंस में एक चीज बहुत और फेमस हो रही है, बुलडोजर। तो बुलडोजर को क्या लेके लगता है कि अक्सर करके आरोप लगते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एक्टिविटी है, या कई बार शक्ति का ज्यादा प्रयोग है। आप बुलडोजर के जो कार्रवाई उसको किस तरह से देखती हैं? Sir, recently Supreme Court has passed the judgment that executives should not take judiciary things in their hands. So, sir, it is mentioned also in our constitution that there should be proper demarcation of powers. Like there should not be means overlapping of executive and judiciary functions. So, sir, I think it should be in accordance with the judicial procedures instead of following aggressive means to for correct law and order. तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो एक्टिविटीज है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है या नहीं? ओके। आपने भी चुनाव में देखे होंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश की विशेष समस्या ये है कि यहाँ पे जाति आधारित, विशेषकर यूपी और बिहार दोनों में है कि यहाँ पे जाति आधारित बहुत सारे दल और संगठन बने हुए हैं। क्या चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए?
कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यस सर। सर कास्ट बेस्ड आई डोंट थिंक दैट उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए सर, लेकिन दिस पार्टी शुड बी इन अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, लाइक उनको सर बोलना चाहिए कि ये रूल्स हैं, दे शुड बी फॉलोइंग दैट ओनली, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द prescribed norms, then their nomination should be cancelled. Okay. So abruptly नहीं करना चाहिए, but sir on the basis of rules and procedures. ऋषिका जी ये बताइए कि आपने घरौनी योजना का नाम सुना है? घरौनी एक सवाल फिलॉसफी से आपका, चूंकि आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है, आप मुझे बताइए कि सूफीज्म में फना का मतलब क्या होता है? फना हम बोलते हैं ना, फना, इस पे मूवी भी है, आप फना का अर्थ बताइए। Sir, fana is kind of highest devotion. फना अद्वैतवाद से Highest. कैसे फना अद्वैतवाद से कैसे संबंधित हो सकता है? अद्वैतवाद से Sir, Advaitvad is the philosophy which is based on the conception that there is only one supreme entity. So, sir, fana is directly related. Sir, इसमें ये है कि your highest and only devotion is towards that supreme entity, that supreme power. So, Advaitvad is also about the supreme and soul entity only. पांडे सर आप कंटिन्यू कर। बहुत अच्छा रहा ऋषिका जी, आपने बहुत अच्छा Yes, sir. सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूरा अच्छा प्रयास किया। कुछ बिंदुएं हैं जिन पे हम बताना चाहेंगे कि आपको थोड़ा वर्क करना है। Yes. नोएडा है, नोएडा के हिसाब में आपको याद रहना चाहिए था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Yes. मुख्य रूप से न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जैसे भीतरगांव मंदिर आप कानपुर संबंधित हैं तो इसको जानकारी रखिए, गुप्त साम्राज्य के संबंधित है ना, गुप्त वंश से। Yes. Yes. चीजें हैं कि और कानपुर थोड़ा वर्क कर लीजिए, जैसे नाना साहब वगैरह पे, क्रांतियां जो हैं सब पे। और Yes. जैसे आपने लुलु मॉल के बारे में, लुलु मॉल वर्ल्ड का नहीं है, एशिया का है, ठीक है? इस चीज को सुधार लीजिए। ठीक है सर। बाकी आपने अच्छा प्रयास किया। कुछ सुझाव अगर आप लोगों द्वारा और दीना राज जी और फैल जी। ओके ओके, ऋषिका जी बहुत अच्छा आपका रहा और बहुत अच्छा प्रयास है। बेसिकली इंटरव्यू में ऐसी तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपका व्यू पूछा जाएगा। थोड़ा सा अभी जो इंटॉलरेंस वाली जो चीजें चल रही है फिलहाल में, ये काफी बड़े लेवल पर चल रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हुए हैं इसके भी। इस पे भी थोड़ा सा आप अपना जो व्यू है वो क्लियर रखिएगा, ठीक है? बाकी श्रीलंका वाला आपने बहुत अच्छा, रशिया वाला भी बहुत अच्छा, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी बताई। एक बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे वाला है, रिसेंट की घटना है, पूछ सकता है बिल्कुल भी आपसे। यस। इसको देख लीजिएगा, यूपी का ही मैटर वो है और अभी रिसेंटली ही इसको ओपन किया गया है। बाकी अग्निपथ वगैरह ये सब, फिनटेक वगैरह ये सब तो अच्छी चीज है, अच्छी, मतलब आपने जवाब आपके बहुत अच्छे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हैं, कहीं पे भी आपसे कुछ चीजें जैसे कि मान लीजिए फैक्चुअल पूछी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल चीजों में तो चल जाता है अगर आंसर नहीं पता है तो। लेकिन जहाँ पे आपका व्यू पूछा जाता है उन चीजों में आपका व्यू एकदम स्टैंड आपका क्लियर होना चाहिए। इतना देख लीजिएगा। हाँ, बाकी बहुत अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और पीसीएस 15 की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फैजल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा प्रिंसिपल जी, आपने बढ़िया बोला। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा कि उस समय ओसामा बिन लादेन की वो हुए बहुत दिन नहीं हुआ था, 3-4 साल हुए थे। तो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा कि ओसामा बिन लादेन ने हाथ उठा दिया था, वो सरेंडर कर रहा था, उसको मारना चाहिए था, अगर सरेंडर कर दिया तो। मैंने कहा नहीं सर, नहीं मारना चाहिए। तो बोला कि अरे इतना बड़ा आतंकवादी था, आपको फिर भी नहीं मारना चाहिए। मैंने कहा सर कितना बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो सर, उसको सर सरेंडर का मौका देके रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, और उसको हम जो है प्रोसेस करके मुकदमा करके सर उसको जो सजा देनी दे दें। तो मेरे कहने का सेंस ये कि आपको रूल ऑफ लॉ को लेकर के वो जानना चाहते थे कि मैं रूल ऑफ लॉ को कितना फॉलो करूंगा जाकर के प्रशासन में।
तो मैंने इस चीज को पास किया कि सर मैं किसी भी तरह से, कितना बड़ा आतंकवादी क्यों ना हो, कितना बड़ा अपराधी भी क्यों ना हो, उसको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और किसी तरह से नहीं। तो अपने क्वेश्चन में, आंसर में हमें इस बात पे बिल्कुल अडिग रहना है कि रूल ऑफ लॉ के हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप एक जगह कानून तोड़ोगे। दूसरी बात है कि आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, जो व्यू वाले हैं आंसर, आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बोलिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाइए। जरूरी नहीं कि आपका व्यू बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत हो, व्यू हमेशा सही गलत के बीच में होते हैं, तो उसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाइए। बाकी आपको यूपी के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें, जैसे आपने बनारस बोलने में समय लगाया, जबकि ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि गिरमापी बनारस में औरंगजेब के टाइम पे है। यूपी में 47 महिला विधायक इस बार चुनी गई हैं, रमापति शास्त्री थे। उसी तरह से आपको जो घरौनी योजना मैं बता दूं, जो पंचायती राज और इस विभाग की योजना है, इसमें क्या है कि जो आबादी के क्षेत्र के जमीन होती है उनका नक्शा दे करके और स्वामी को एक वो सौंप देते हैं ताकि वो बेच सके अपनी जमीन को। तो आपको यूपी के बारे में थोड़ा सा टिप्स पे लानी पड़ेगी कुछ चीजें। आपसे जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पूछ सकता है, आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल भी कई बार पूछ देते हैं। आजकल के जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो बहुत छोटे हो रहे हैं। 2014, 15, 16 तक इंटरव्यू लंबे होते थे, लेकिन आजकल इंटरव्यू 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो आपको यूपी के बारे में कुछ फैक्ट और जो आपके और भी चीजें हैं, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है वो फैक्ट से शुरू करें। सर अच्छा जी सर, ये जो आपने मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जैसे बुलडोजर वाला, तो सर उस पे क्या ओपिनियन देना चाहिए कि वेदर इट इज गुड और नॉट? नहीं, ये तो बेटर नहीं है। बेटर का सेंस ऐसा नहीं बोलना कि बेटर नहीं है, बोलना कि ठीक है, यू सरकार गलत नहीं कर रही है, उसको सही तरीके से करना है। प्रशासन को चाहिए कि उनको नोटिस देके प्रॉपरली उस तरीके से करें, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके हिसाब से करें। ये ऐसे नहीं आपस में किसी को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी ने कब्जा किया हुआ तो उसका कब्जा हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जाति धर्म इन चीजों से अलग हटकर तो उसका कब्जा हटना चाहिए। सर बोलना है कि सर ज्यादातर बुलडोजर की कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने में हुई है, जो अवैध अतिक्रमण होते हैं वो हटाने में हुई है। तो सर ये कोई भी व्यक्ति सर प्रोसेस फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से उनको हटाना है सर, ये बोलना है।